वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। आज हम स्टार्ट करने वाले सेमेस्टर 1 एलएलबी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के रिवीजन सीरीज या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे इस सेशन में। ठीक है, अगेन जो ये नोट्स हैं रानी मैम जी ने बनाए हैं, इसका क्रेडिट उन्हीं को जाता है एंड सल्यूट है उनकी मेहनत को। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सेट्स में डिवाइड किए हुए क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को समझेंगे और उसको सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि वर्ड टर्म जो है सेकुलर, इससे आप क्या समझते हैं, एंड जो कि प्रियम्बल में एडेड है। अगर आपने देखा होगा वी द पीपल ऑफ इंडिया हैज़, अगर आप प्रियम्बल के बारे में बात किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सॉलिडली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इन सोवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री। तो जो सेकुलर वर्ड है वो किस अमेंडमेंट एक्ट से आया गया था, ये पूछा है। और उसके बाद पूछा है कि क्या सिग्निफिकेंस है सेकुलर वर्ड की प्रियम्बल में। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। द टर्म सेकुलर वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड के टाइम पे ये एक्ट लाया गया था। अमेंडमेंट एम टू असर्ट द इंडिया सेकुलर कैरेक्टर। इंडिया का जो सेकुलर कैरेक्टर का मतलब इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलर कंट्री का मतलब होता है इस कंट्री में हर एक नागरिक को, हर एक सिटीजन को अपना अपना जो रिलीजन है, अपना अपना जो धर्म है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, सबको अपना अपना धर्म फॉलो करने का, रिलीजियस फॉलो करने का अधिकार है। अपना अगर वो हिंदू है तो वो हिंदू अपने धर्म में अपने धर्म को फॉलो कर सकता है, उसको प्रमोट कर सकता है, उसको प्रोटेक्ट कर सकता है, प्रिजर्व कर सकता है। इसी तरीके से जितने भी लोग हैं सब अपने धर्म को क्या कर सकते हैं, प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व कर सकते हैं। इसी को कहते हैं सेकुलरिज्म कहा जाता है। इंश्योरिंग दैट द स्टेट मेंटेन इक्वल ट्रीटमेंट। स्टेट क्या करेगी, मेंटेन करेगी इक्वल ट्रीटमेंट। स्टेट का मतलब क्या होता है, स्टेट का मतलब आर्टिकल नंबर 12 में डिफाइन किया गया स्टेट, बट अभी स्टेट का मतलब इतना समझते हैं गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट क्या करेगी, मेंटेन करेगी इक्वल ट्रीटमेंट टू द ऑल द रिलीजन एंड डज नॉट फेवर, किसी भी रिलीजन को फेवर या फिर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। ठीक है, सिग्निफिकेंस ये शो करता है प्रियम्बल में कि गारंटी करता है जितने भी सिटीजन है या फिर जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने रिलीजन को फ्रीली, उनको फ्रीडम है ये कि फ्रीली क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। उनके जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनके रिलीजन को उनको फॉलो कर सकते हैं। स्टेट रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन बट डज नॉट अडॉप्ट एनी रिलीजन एज अ ऑफिशियल फेथ। सिटीजन्स आर फ्री टू प्रैक्टिस, profess and propagate any religion and choose to follow on one of them। ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, एसआर भुमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का केस है। ठीक है, इसमें ये कहा गया तो सेकुलरिज्म जो है ना, डेट फोकस ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन नॉट बी अमेंडेड और एब्रिकेटेड। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऐसा बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का केस है कि जो सेकुलर वर्ड है वो प्रियम्बल का पार्ट है, प्रियम्बल को हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो मतलब बेसिक पार्ट है, बेसिक पार्ट को चेंज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, बट यहाँ पे सिर्फ अभी क्या लिखा हुआ है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये बहुत ही पॉजिटिव फेरा है। पॉजिटिव फेरा मतलब मैं ये बोलूँ पॉजिटिव सेंटेंस है, मतलब लॉ विल गिव इक्वल राइट, इक्वल ट्रीटमेंट सबको, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो नॉर्मल इंडिविजुअल हो, सबको क्या मिलेगा, इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। तो प्रिंसिपल जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ डिराइव फ्रॉम द आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट बात करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है कि कंप्लीट आर्टिकल 14 बोलता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में बताया गया। इक्वालिटी बिफोर लॉ एक नेगेटिव पैरा है। नेगेटिव पैरा मतलब लॉ क्या करता है, फेवर नहीं करता है, इवन डिस्क्रिमिनेट भी नहीं करता है दो पर्सन के बीच में। एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बोलता है कि लॉ विल गिव इक्वल ट्रीटमेंट, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे एक नॉर्मल इंडिविजुअल, अगर चाहे लॉ सबके लिए समान है, सबके लिए इक्वल है। ठीक है, द मीनिंग ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मीनिंग ये है कि पीपल इन अ सिमिलर सिचुएशन मस्ट बी ट्रीटेड अलाइक एंड लॉ मस्ट अप्लाई यूनिफॉर्मली विदाउट द डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द रिलीजन, रेस, कास्ट एंड जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। और ये नॉट एब्सोल्यूट नहीं है। डॉक्ट्रिन अलाउ द रीजनेबल क्लासिफिकेशन अलाउड है। ठीक है, आर्टिकल 14 क्या करता है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन अलाउड करता है। रीजनेबल क्लासिफिकेशन सपोज मुझसे अगर अपने ऑफिस में अपने स्टाफ्स को हायर करना है या फिर एम्प्लॉयज़ को हायर करना है, तो मैं रीजनेबल क्लासिफिकेशन रख सकता हूँ कि अगर जो बंदा 12th पास है या फिर जो बंदा ग्रेजुएट है वही आएगा, उसी को मैं हायर करूँगा, उससे नीचे के जो लोग हैं उनको मैं हायर नहीं करूँगा। तो ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, इतना मैं कर सकता हूँ। या फिर गवर्नमेंट की कोई कंपनी है जो, या फिर गवर्नमेंट की कोई डिपार्टमेंट है, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, वैकेंसी में बताया गया कि अगर कोई पर्सन जिसके 12th में 90% मार्क्स आए तो ही वो एडमिशन ले सकता है। ठीक है, या फिर SC ST OBC है, उनके लिए अलग से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन बिल्कुल अलाउड है। ठीक है, स्पेशल प्रोविजन फॉर द वुमेन एंड चिल्ड्रन अंडर द आर्टिकल 15। ठीक है, एंड रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर द सोशल एंड एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस अंडर द आर्टिकल 15 एंड 16। ठीक है, ये बताता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन के बारे में।
जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में से एक जजमेंट है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार 1952 का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में इसमें बताया गया था क्लासिफिकेशन मस्ट नॉट बी आर्बिट्री नहीं होना चाहिए, आर्बिट्री मतलब खुद से मनमानी ढंग से नहीं होनी चाहिए, एंड शुड हैव अ रीजनेबल नेक्सस, नेक्सस मतलब रीजन बिहाइंड द क्लासिफिकेशन जो कर रहे हो उसके पीछे एक रीजनेबल रीजन होना चाहिए, ठीक है, और आर्बिट्री नहीं होना चाहिए क्लासिफिकेशन। केस का नाम क्या है, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार 1952 का केस है, ठीक है। एक और केस है ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1974 का केस है। कोर्ट ने कहा कि इक्वालिटी एज द एंथेसिस ऑफ आर्बिट्रेरियनियस मतलब जो इक्वालिटी होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए सबके लिए, ठीक है, किसी के लिए अलग अलग नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे, किसी को ज़्यादा फेवर नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कैन क्लेम फंडामेंटल राइट। सबसे पहले यहाँ पे बोला कि कौन क्लेम कर सकता है एंड अगेंस्ट whom these fundamental rights are available। कौन क्लेम कर सकता है, तो बोला है सिटीजन क्लेम कर सकता है। अगर कोई सिटीजन नहीं है तो वो क्लेम नहीं कर सकता क्या, बिल्कुल क्लेम कर सकता है। कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे भी राइट है जो सिटीजन के अलावा बाकी अगर कोई सिटीजन नहीं है, नॉन सिटीजन पर्सन है, जो कोई फॉरनर अगर अपने इंडिया में आया तो उसके पास भी कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है। और अगेंस्ट whom these fundamental rights can be enforced, तो अगेंस्ट मतलब किसके अगेंस्ट ये फंडामेंटल राइट इन्फोर्स हो सकते हैं, तो स्टेट के अगेंस्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले स्टेट पढ़ लेते हैं। स्टेट क्या होता है, स्टेट हमेशा हम बार बार ये वर्ड आ रहा है स्टेट स्टेट स्टेट, स्टेट होता क्या, स्टेट ऐसा पर्सन है या फिर इंडिविजुअल या फिर बॉडी है जिसके अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट को एनफोर्स कर सकते हैं, ठीक है। स्टेट का मतलब होता है सिंपल गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट की एजेंसी या फिर गवर्नमेंट की इंस्ट्रूमेंटैलिटी, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटैलिटी या फिर गवर्नमेंट एजेंसी कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो एक केस था अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब 1981 की जजमेंट है। इसमें बताया गया अगर 4 कंडीशंस को आप सेटिस्फाई करते हो तो हम स्टेट मान लेंगे। स्टेट मान लेंगे जैसे मोनोपोली है गवर्नमेंट की उसके ऊपर, ठीक है, और वो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए है। मोनोपोली है गवर्नमेंट की उसके ऊपर और पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए है वो, एंड उसके ऊपर गवर्नमेंट का मैनेजमेंट है एंड गवर्नमेंट का फाइनेंस, गवर्नमेंट फाइनेंस भी देखती है, गवर्नमेंट उसका मैनेजमेंट भी देखती है। एग्जांपल के लिए इंडियन रेलवे क्या है, मोनोपोली है बिल्कुल। या फिर पासपोर्ट डिपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं, पासपोर्ट डिपार्टमेंट क्या है, मोनोपोली है, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए है। आप पासपोर्ट बनाना तो आप किसी प्राइवेट कैफे में जाके फिर किसी प्राइवेट कंपनी में जाकर आपका पासपोर्ट नहीं बनता, गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है पासपोर्ट डिपार्टमेंट वहीं पे पासपोर्ट बनता है उसी तरीके से। और मोनोपोली है, इसके अलावा और भी कोई पासपोर्ट नहीं बना के देता, ठीक है। थर्ड गवर्नमेंट के मैनेजमेंट होता है, गवर्नमेंट का फाइनेंस होता है। ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो उसको स्टेट मान लिया जाएगा, मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी स्टेट है। और अगर गेल की बारे में बात करें तो गेल भी स्टेट है, गैस लिमिटेड, ओएनजीसी स्टेट है, आईआरसीटीसी जो कि इंडियन रेलवे वो भी स्टेट है, पासपोर्ट डिपार्टमेंट स्टेट है, आधार डिपार्टमेंट स्टेट है, ठीक है। गवर्नमेंट की कोई भी बॉडी एजेंसी स्टेट मान ली जाएगी, ठीक है। तो अगेंस्ट जिसके अगेंस्ट हम फंडामेंटल राइट एनफोर्स कर सकते हैं उसको क्या कहा गया, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, ठीक है। हु कैन क्लेम फंडामेंटल राइट बोला गया सिटीजन ऑफ इंडिया अगर कोई है तो फंडामेंटल राइट क्लेम कर सकता है, आर द प्राइमरीली अवेलेबल जिसको फंडामेंटल राइट दिया गया है। फॉर एग्जांपल आर्टिकल नंबर 15 एंड आर्टिकल 16, 19 आर एक्सप्लिसिटली रिजर्व फॉर द सिटीजन, ठीक है। 15, 16, 19 जो है एक्सप्लिसिटली सिटीजन्स के लिए ही कहा गया, बट कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जैसे आर्टिकल नंबर 14 एंड आर्टिकल नंबर 21। 14 बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में, जो कि जो नॉन सिटीजन पर्सन है उसको भी अवेलेबल दिया गया। 21 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, वो जो राइट है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये जो राइट्स है ये अगर वो नॉन सिटीजन है उसको भी अवेलेबल दिया गया है। अगेंस्ट हुम तो हमने देख लिया ऑलरेडी, अगेंस्ट हुम मतलब स्टेट के अगेंस्ट ये फंडामेंटल राइट इन्फोर्स हो सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट एज डिफाइंड अंडर द आर्टिकल नंबर 12 ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। गवर्नमेंट स्टेट में कौन कौन से लोग होते हैं, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज लाइक म्यूनसिपैलिटीज, पंचायत, ये सारे लोग स्टेट में कवर होते हैं। अदर स्टैचुटरी और नॉन स्टैचुटरी बॉडीज परफॉर्मिंग द पब्लिक फंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सेप्शन दिए गए क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या फिर जो प्राइवेट कंपनी है लाइक विप्रो, लाइक टाटा, लाइक रिलायंस, इसको स्टेट मान लिया जाएगा क्या, तो इन्होंने कहा कि नहीं, प्राइवेट कंपनी जो है ये स्टेट नहीं है, बट प्राइवेट कंपनी हमने तो देख ली ऑल द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, वो स्टेट है, ठीक है। जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट की बॉडी सारे स्टेट है। क्या प्राइवेट लोग स्टेट के डेफिनेशन में कवर होंगे क्या, तो उनका जो प्राइवेट कंपनीज है वो स्टेट में कवर नहीं होते हैं, ठीक है। हाँ, अगर उनका उस प्राइवेट कंपनीज में गवर्नमेंट का स्टेक है, ठीक है, लाइक LIC, लाइक PNB, ठीक है, तो ये स्टेट कहा जा सकता है। आर्टिकल 17 अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, व्हाइल द मोस्ट ऑफ द राइट्स आर एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट, सम ऑफ लाइक कुछ राइट्स यहाँ पे गिवन है लाइक आर्टिकल 17 ये स्टेट के अगेंस्ट भी अवेलेबल होते हैं। अगर वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं तो उनके अगेंस्ट भी ये राइट जो है एनफोर्सेबल होते हैं, राइट। आर्टिकल 17 डील विद द अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, जो कि पनिशेबल है। आज के टाइम पे अनटचेबिलिटी जिसे क्षुद्र कहा जाता है हिंदी में, वो पनिशेबल है। कि पहले क्या होता था कि अगर कोई अनटचेबल है, कोई छोटी जात का लोग है या फिर कोई जो गरीब लोग होते थे पहले के टाइम में, उनको टच नहीं किया जाता। अगर टच कर देते तो हाथ धोना, नहाना पड़ता था, इस तरीके से चीज़ें की जाती थी। बट आज के टाइम पे अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 आया है जो कि अबोलिश करता है, अनटचेबिलिटी को पनिशेबल घोषित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट आर द एसेंशियल्स फॉर द फेडरलिज्म, फेडरलिज्म के क्या क्या एसेंशियल्स है, ठीक है, फेडरलिज्म के क्या क्या एसेंशियल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है या फिर यूनिटरी है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस फेडरल, ठीक है, विद सम स्ट्रॉन्ग यूनिटरी फीचर, या फिर हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेसिकली फेडरल या फिर प्राइमरली फेडरल विद सम स्ट्रॉन्ग यूनिटरी टेंडेंसी, ठीक है। यूनिटरी मतलब क्या होता है, यूनिटरी मतलब कि आपका एक प्राइम मिनिस्टर है, एक प्रेसिडेंट है, एक सिटीजनशिप है, एक सुप्रीम कोर्ट है, एक आर्मी है, एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। ये यूनिटरी फीचर के बारे में बताता है। बट यहाँ पे हमारा जो इंडिया है, हमारा इंडिया में यूनिटरी फीचर्स भी हैं, फेडरल फीचर भी हैं। फेडरल मतलब चीफ मिनिस्टर अलग अलग हैं, स्टेट बहुत सारे हैं, सब स्टेट्स के गवर्नर हैं, हाई कोर्ट है हर स्टेट के, पुलिस ऑफिसर्स हैं हर स्टेट के, तो ये फेडरल फीचर्स में आ गए, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, बेसिकली फेडरल या फिर प्राइमरीली फेडरल विद सम यूनिटरी या फिर स्ट्रॉन्ग यूनिटरी फीचर्स, ठीक है। तो हमारा जो अगर कोई पूछे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नेचर कैसा है, बेसिकली फेडरल या फिर प्राइमरीली फेडरल विद सम स्ट्रॉन्ग यूनिटरी टेंडेंसी, ठीक है। फेडरल रेफर टू द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वेयर द पावर आर डिवाइडेड, फेडरल मतलब जहाँ पे पावर डिवाइड कर दी गई है, हर स्टेट का अलग सीएम है, पावर डिवाइड कर दी, हर स्टेट का गवर्नर है, हाई कोर्ट है, पुलिस ऑफिसर्स हैं, ठीक है। टू लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हमको पता है बिल्कुल, ठीक है। एसेंशियल एलिमेंट क्या है फेडरलिज्म के, हमने ऑलरेडी देख लिया, चीफ मिनिस्टर 2 हैं, चीफ मिनिस्टर 1 से ज़्यादा है, गवर्नर 1 से ज़्यादा है, हाई कोर्ट 1 से ज़्यादा है, पुलिस ऑफिसर्स 1 से ज़्यादा है हर स्टेट के, ये फेडरल फीचर। फिर भी देख लेते हैं डुअल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर, दोनों में पावर डिवाइड की गई है लिस्ट के थ्रू, ठीक है, जो कि 7th शेड्यूल्ड में मेंशन है पावर, ठीक है। यूनियन लिस्ट में कुछ मैटर दिए गए हैं जिसपे लॉ सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। स्टेट लिस्ट में कुछ मैटर दी गई हैं जहाँ पे लॉ बनाने का जो राइट है सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का राइट है। कॉन्करेंट लिस्ट में कुछ मैटर दिए गए हैं जहाँ पे जो लॉ बनाने के राइट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ मतलब दोनों, जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर बना सकती है। अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आए तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रिवेल, ठीक है। एग्जाम्पल के यूनियन लिस्ट में लाइक आर्म फोर्स, एटॉमिक एनर्जी, इनसे रिलेटेड अगर कोई लॉ बनाने हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के पास लाइक अगर आपको कोई गैस से रिलेटेड या फिर कुछ स्कूल से रिलेटेड, ठीक है, या फिर हॉस्पिटल से रिलेटेड लॉ बनाना है तो आप स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। इस तरीके से अलग अलग लिस्ट में पावर डिवाइडेड की है, ठीक है। ये फेडरल फीचर के एग्जाम्पल्स गिवन है, ठीक है। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ एंड बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट डिराइव देयर पावर फ्रॉम इट, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सेंट्रल जुडिशरी, सुप्रीम जुडिशरी, ठीक है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना बहुत ही ज़्यादा रिजिड है, इतना आसानी से चेंज नहीं कर सकते। तो कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्वाजी फेडरल भी बोल सकते हैं, मतलब ना तो पूरा फेडरल है ना तो पूरा यूनिटरी है, तो क्वाजी फेडरल बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस हैव बीन प्लेस्ड अपॉन द आर्टिकल 19(1)(a). आर्टिकल 19(1)(a) सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में बात करता है, आर्टिकल 19, जो आर्टिकल 19 है ना वो फ्रीडम के बारे में बात करता है, 6 फ्रीडम गिवन है। तो आर्टिकल 19(1)(a) में बोला गया स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में, स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में। तो पूरा पहले पूरा समझ लेते हैं फिर पढ़ते हैं, ठीक है। आर्टिकल 19(1)(a) बात करता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हर एक सिटीजन के पास राइट है कि वो बोल सकता है, ठीक है, स्पीच कर सकता है, ठीक है। और बोलने के साथ साथ एक राइट और है चुप रहने का भी राइट, ठीक है। मेरा राइट है कि मेरे को चुप रहना तो मैं चुप रहूँगा, मेरा राइट है मुझे नहीं बोलना नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच बोल के, एक्सप्रेशन मतलब एक्सप्रेस करके, फिल्म के थ्रू, बुक्स के थ्रू, मैगजीन के थ्रू, इसके थ्रू आप एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी है, ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हो तो आप बस बोलोगे ही, ठीक है। आप किसी के बारे में गलत नहीं बोलोगे, आप किसी का नुकसान गलत मतलब किसी की भावनाओं को ठोस नहीं पहुंचाओगे, किसी के धर्म जाति के बारे में गलत नहीं बोलोगे, ठीक है। आपको मोरालिटी के का ध्यान रखना है, अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया तो उसको फॉलो करना है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब कोर्ट के सामने आप कुछ गलत नहीं बोल रहे हो, ठीक है, मतलब कोर्ट को उल्टा नहीं बोल रहे हो, ठीक है, इसे कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। डिफेमेशन नहीं कर रहे हो, किसी की मानहानि नहीं कर रहे हो, किसी की रेपुटेशन को हार्म नहीं कर रहे हो, ठीक है। कोई ऐसा अभद्र चीज़ें नहीं शो कर रहे हो आप मूवी में या फिर मैगजीन में। अगर आप राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपको दिया गया, इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी दिखा रहे हो जो कि नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, ठीक है। तो केस लो है एक मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और इस तरीके से और भी केस लॉस हैं। अब पढ़ लेते हैं इसमें लिखा क्या हुआ है। आर्टिकल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19(1)(a), दिस गारंटी एवरी सिटीजन, ये गारंटी करता है एवरी सिटीजन हैज राइट टू फ्रीली एक्सप्रेस ओपिनियन, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकता है विदाउट फियर ऑफ सेंसरशिप एंड रिटेलिएशन। इट फॉर्म्स द फाउंडेशन फॉर द डेमोक्रेटिक आइडियल, enabling the public to participate in criticism of the governance. रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अंडर द आर्टिकल 19(2) में रिस्ट्रिक्शंस गिवन है, मतलब कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। आपके राइट को, जहाँ पे आपके राइट को रोका जाएगा, जो भी आपका राइट है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, दिस फ्रीडम इज नॉट एब्सोल्यूट, कैन बी रेस्ट्रिक्टेड एंड इंश्योर द पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, अगर आप कुछ भी ऐसा बोल रहे हो जो देश के हित के लिए बोल रहे हो, ठीक है, ऐसे कुछ बोल रहे हो जिससे अगर किसी कंट्री का फ्रेंडली रिलेशन है इंडिया का, वो नुकसान हो सकता है, वो ब्रीच हो सकता है, तो आपको ऐसा नहीं बोलने दिया जाएगा, समझे। द स्पीच दैट थ्रेटन द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री सच एज द सेपरेटिस्ट प्रोपेगेंडा, ठीक है, कुछ ऐसा बोल रहे हो, सिक्योरिटी स्टेट
स्पीचिंग इंसाइटिंग द वॉयलेंस, ऐसा कुछ बोल रहे हो जिससे दो धर्म के लोगों में दंगे हो रहे हैं, लड़ाई हो रहे हैं, झगड़ा हो रहे हैं, आप ऐसा कुछ नहीं बोलोगे। ठीक है, इस तरीके की स्पीच भी नहीं दोगे। ठीक है, हिंदू मुस्लिम के को लड़वाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, या फिर आपस में बदले की भावना आप जनरेट कर रहे हो, इस तरीके का कुछ भी आप नहीं बोलोगे। पब्लिक ऑर्डर, द प्रिवेंटिव एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट इन्फ्लेमेटरी स्पीच डिस्प्यूट सोशल। ठीक है, रामजी लाल मोदी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में डिसाइड किया गया था कि आप ऐसा कुछ भी नहीं बोलोगे जिससे इन्फ्लेमेटरी स्पीच हो, मतलब लोगों में बदले की भावना, जलन की भावना पैदा हो। एसेंशियल मॉरलिटी रिस्ट्रिक्शन टू प्रिवेंट ऑप्शंस, गलत चीज़ें, ऑफेंसिव चीज़ें आप नहीं दिखाओगे, नहीं बताओगे। ठीक है, रंजीत उदयसी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में डिसाइड। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, स्पीचिंग अंडरमाइनिंग द जुडिशियल अथॉरिटी, जज की अथॉरिटी को अंडरमाइन कर रहे हो, उसको नीचा दिखा रहे हो। ठीक है, तो री अरुंधति रॉय केस 2002, डिफेमेशन, इंडिविजुअल आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द फॉल्स एंड हार्मफुल स्टेटमेंट, आप किसी के अगेंस्ट नहीं दे सकते। इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, स्पीच इंसाइटिंग द इलीगल एक्टिविटी। ठीक है, वॉयलेंस एंड राइट्स क्रिएट कर रही है, ऐसा कोई भी स्पीच नहीं दोगे आप। ठीक है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द सेक्शन 66A ऑफ द IT एक्ट, क्लैरिफाइंग दैट द रिस्ट्रिक्शंस अपॉन द स्पीच मस्ट बी नॉर्मली टेलर्ड एंड कैन नॉट बी स्टिफल लेजिटिमेट एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इस लॉ में, इस केस लॉ में, श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66 ऑफ द IT एक्ट को डिबॉलिश कर दिया था, स्टॉप ऑफ कर दिया गया था, ये कहते हुए कि जो लेजिटिमेट एक्सप्रेशन ये शो नहीं करता है। सेक्शन 66A नैरोली टेलर्ड है एंड कैन नॉट बी स्टिफल एंड लेजिटिमेट एक्सप्रेशन को शो नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी एंड द फंडामेंटल राइट्स आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही रिपीटेटिव टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट के बारे में। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट पार्ट 3 या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पार्ट 4 डील करता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, दोनों जो है ना आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों को साथ में बैलेंस करके रखना पड़ता है। पहले समझ लेते हैं फंडामेंटल राइट क्या होता है। फंडामेंटल राइट वही 14 से 19 तक जो भी आपको राइट गिवन है, 14 से 18 इक्वलिटी के बारे में बात किया करता है, 19 फ्रीडम के बारे में बात करता है, 20 प्रोटेक्शन अंडर द क्रिमिनल लॉज, 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, 22 प्रिवेंशन एंड डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में, ये जो भी फंडामेंटल राइट्स है इनके बारे में बात करता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी बताता है कि जो स्टेट के जो भी स्टेट के जो भी गवर्नमेंट है, CM है, उनको राइट दिया गया है कि अब आपको किस तरीके से लॉ बनाना है। ठीक है, कैसे आपको उनके राइट को प्रोटेक्ट करके रखना है, जो भी सिटीजन उनकी जो भी फंडामेंटल राइट उसको कैसे प्रोटेक्ट करके रखना है, क्या स्टेप्स ले सकते हो आप प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये दोनों जो है ना आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, इसको बैलेंस मेंटेन करके रखना है। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जिसको DPSP बोला जाता है, ये फंडामेंटल राइट्स आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री बिकॉज द नेचर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल, इंश्योर द इंडिविजुअल फ्रीडम सच एज द इक्वालिटी फ्रीडम एंड स्पीच प्रोटेक्ट, दे आर लाइफ फाउंडेशन ऑफ द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। एंड जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर द नॉन एनफोर्सेबल गाइडलाइंस है। नॉन एनफोर्सेबल गाइडलाइंस मतलब जो फंडामेंटल राइट है वो जस्ट इन्फोर्सेबल गाइडेंस है, मतलब अगर उसका ब्रीच हुआ तो आप कोर्ट में जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हो अगर आपका फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ है तो। ठीक है, मतलब जो एनफोर्सेबल गाइडलाइंस है फंडामेंटल राइट्स। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है नॉन एनफोर्सेबल गाइडलाइंस, अगर इसका ब्रीच हुआ तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये नॉन एनफोर्सेबल गाइडलाइंस होती है फॉर द स्टेट, फोकसिंग ऑन द सोशल इकोनॉमिक जस्टिस एंड रिड्यूसिंग द इनक्वालिटी एंड क्रिएटिंग अ वेलफेयर ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट बात करते हैं इंटर रिलेशनशिप, बात किए तो दोनों के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है, फंडामेंटल राइट प्रमोट द इंडिविजुअल की डिग्निटी एंड पर्सनल फ्रीडम को प्रमोट करता है। स्टेट पॉलिसी जो है गाइड करता है स्टेट को कि कैसे कंडीशन क्रिएट करना है वेलफेयर, मतलब एक पर्सन जो उसको राइट है कि वो क्लीन एनवायरनमेंट का उसका राइट है। ठीक है, उसका राइट है क्लीन वाटर का, उसको मिलना चाहिए। ठीक है, तो उसको कैसे क्लीन वाटर मिलेगा, कैसे क्लीन एनवायरनमेंट मिलेगा, ये स्टेट का ड्यूटी बनती है। स्टेट मतलब गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को ये पावर कहाँ से मिलती है, डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट इंश्योर द राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, एंड फ्रीडम, वाइल DPSP इंश्योर द सोशल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑल द सिटीजन। किस लोग कुछ गिवन है, मिनेर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ द स्टेट जो है फॉर्म द कंसाइसनेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड शुड बी हार्मोनाइज फॉर द अचीविंग कॉन्स्टिट्यूशन गोल। मतलब दोनों को साथ में लेकर चलना है, दोनों को साथ में ही फॉलो करना है। ठीक है, एंड बोथ आर द कंसाइसनेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बेसिक जिसे कहते हैं ना ग्रंड चीज़ें हैं। ठीक है, बेसिक और प्राइमरी चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द माइनॉरिटी। माइनॉरिटी से आप क्या समझते हैं। माइनॉरिटी मतलब ऐसे पर्सन या फिर लोग या फिर ऐसी चीज़, ठीक है, बोल सकते हो जो कि न्यूमेरिकली उनकी जो वैल्यू है वो बहुत कम है, उसे माइनॉरिटी कहा जाता है, सिंपल। ठीक है, डिस्कस द कल्चर एजुकेशन राइट ऑफ द माइनॉरिटी गारंटेड इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी के
कल्चर एंड एजुकेशन राइट को प्रोटेक्शन के बारे में गिवन है। तो आर्टिकल नंबर 29 बात करता है माइनॉरिटी हैज़ अ राइट टू कंजर्व देयर कल्चर। माइनॉरिटी के पास राइट है कि वो अपने कल्चर को कंजर्व करके रख सकते हैं। एंड आर्टिकल 13 बात करता है माइनॉरिटी कैन एस्टैब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, खुद का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह स्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं। माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है? माइनॉरिटी मतलब refers to any group based on the religion and language के basis पे which is numerically smaller compared to the majority population. The term is not माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया गया। ठीक है, कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं ना तो वहाँ पे माइनॉरिटी का जिक्र आता है, बट कंपनीज एक्ट में माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया गया। माइनॉरिटी मतलब सिंपल जनरल मीनिंग ले रहे तो छोटे लोग या फिर जिनका न्यूमेरिकली वैल्यू बहुत कम है। ठीक है, द टर्म नॉट एक्सप्लिसिटली डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट इंटरप्रेटेड एज आर्टिकल नंबर 29 एंड 30 से इंटरप्रिटेशन ली जाती है। ठीक है, आर्टिकल 29 मैंने अभी बताया, आर्टिकल 29 बात करता है माइनॉरिटी के पास राइट है टू कंजर्व देयर कल्चर, बताता है अलाउ द माइनॉरिटी टू कंजर्व देयर लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर को वो कंजर्व करके रख सकते हैं, उनके पास राइट है। एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो उसके लिए प्रोटेक्शन ले सकते हैं। एडमिशन टू द स्टेट फंडेड और स्टेट एडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, मतलब स्टेट एडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में उनको क्या मिलेगा? एडमिशन मिल सकता है। लाइक SC ST जो लोग होते हैं या फिर उससे भी जो छोटे लोग होते हैं माइनॉरिटी जिनकी जो संख्या है बहुत ही कम है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन में लोग नहीं है वो, ठीक है, उन्हें माइनॉरिटी कहा जाता है। तो उनका आर्टिकल 29 में राइट है कि वो अपने लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को एंड कल्चर को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, और गवर्नमेंट उनको बेनिफिट देती है कि आप किसी भी गवर्नमेंट एडेड या फिर स्टेट एडेड स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 30 बात करता है माइनॉरिटी के पास राइट है कि खुद का अपना एजुकेशन स्कूल कॉलेज स्टैब्लिश कर सकते हैं। आर्टिकल 30 बात करता है ग्रांट द माइनॉरिटी द राइट टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस of their choice, ensure that such institutions receive fair treatment in matter of the state aid without discrimination. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट केस लो है TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2002 की जजमेंट है। इसमें बताया गया था, इसमें सबसे पहले डिफाइन द स्कोप ऑफ माइनॉरिटी की स्कोप ऑफ द minority right in education को डिफाइन किया गया था, and recognize that minority have autonomy in the managing their institutions and must be adhere to the academic standards adhere करना चाहिए। नेक्स्ट एक और जजमेंट है सेंट एक्सेवियर कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1974 की जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया गया था, सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्टेड द राइट ऑफ द माइनॉरिटी टू मैनेज द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फ्री फ्रॉम द आर्बिट्री एंड स्टेट ऑफ इंटरफेरेंस। मतलब अगर कोई माइनॉरिटी स्टैब्लिश करती है स्कूल कॉलेजेस को तो उसमें गवर्नमेंट का या फिर स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो दो आर्टिकल माइनॉरिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, माइनॉरिटी के कल्चर के बारे में आर्टिकल 29 का, माइनॉरिटी के एजुकेशन के बारे में आर्टिकल 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नीदर अ फेडरल नॉर अ यूनिटी इन द नेचर बट अ क्वाजी फेडरल। डू यू एग्री? सेम जो हमने अभी पढ़ा, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या फेडरल है या फिर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है या फिर यूनिटी है? तो हमने देखा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वाजी फेडरल है, ना तो फेडरल है ना तो यूनिटी है पूरी तरीके से। इसको हम बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ फेडरल विद सम स्ट्रॉन्ग यूनिटी टेंडेंसी। एक इसमें जजमेंट भी है केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 की जजमेंट है। इसमें बताया गया था कि जो हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो बेसिक अमेंड नहीं कर सकते, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द फंडामेंटल राइट को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं किया जा सकता। तो क्वेश्चन जो पूछा गया है बिल्कुल सही है, कॉन्स्टिट्यूशन ना तो फेडरल है ना तो यूनिटी है, ये क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल मतलब होता है कि बेसिकली फेडरल या फिर प्राइमरी फेडरल विद स्ट्रॉन्ग यूनिटरी टेंडेंसी, स्ट्रॉन्ग यूनिटरी फीचर। ठीक है, फेडरल मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर, यूनिटरी मतलब होता है जहाँ पे पावर डिवाइड नहीं, जो चीज़ सिंगल है। यूनिटरी फीचर मैं कुछ बता देता हूँ, लाइक एक प्राइम मिनिस्टर है, एक PM है, और सॉरी एक प्रेसिडेंट है, एक सिटीजनशिप है, एक ही सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पर, और एक ही आर्मी है। फेडरल मतलब जहाँ पे पावर डिवाइड गई है, हर स्टेट के लिए अलग अलग चीफ मिनिस्टर, हर स्टेट के लिए अलग अलग गवर्नर है, हाई कोर्ट है, पुलिस ऑफिसर्स है। ठीक है, तो फेडरल फीचर के एग्जांपल दिए गए यहाँ पे। अगेन डिवीजन ऑफ पावर, तो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट एंड यूनियन के बीच में पावर को डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट में एज पर द 7th शेड्यूल के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंट जुडिशरी बाइकैमरल लेजिस्लेशन, राज्यसभा रिप्रेजेंट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट एट द नेशनल लेवल। ठीक है, यूनिटरी फीचर्स में स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट है, सिंगल सिटीजनशिप है, यूनिटरी जुडिशरी है। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1962 की जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि इंडिया एज अ क्वाजी फेडरल है। ठीक है, कंबाइनिंग द फेडरल एंड यूनिटरी फीचर। ठीक है, जजमेंट स्टार्ट याद रखना है तो बिल्कुल याद रखना चाहिए। स्टेट क्या है, जो इंडिया क्या है, एक क्वाजी फेडरल है। कौन से केस में बताया गया था? स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1962 का केस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बताओ एक्सपांडिंग द हॉरिजन ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर द आर्टिकल 21।
ठीक है। आर्टिकल 21 किसके बारे में बात करता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में। ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में इसमें बोला गया कि नॉट टू बी डिप्राइव्ड एक्सेप्ट द प्रोसीड बाय द लॉ। मतलब किसी भी पर्सन को जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी उसको डिप्राइव नहीं किया जाएगा, उससे उसको छीना नहीं जाएगा उसका राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ मतलब पीसफुली स्लीप भी आता है कि मैं शांति से सो सकता हूँ, उठ सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, घूम सकता हूँ। ठीक है। एंड पर्सनल लिबर्टी मतलब जो मेरे मन में इच्छा है वो कर सकता हूँ। ठीक है। बट ये जो राइट टू लाइफ है ना, इसको आपको डिप्राइव नहीं किया जाएगा, बट डिप्राइव कर सकते हैं एक्सेप्ट द प्रोसीजर फॉलोड बाय लॉ। अगर लॉ में प्रोसीजर फॉलो किया गया तो कर सकते हैं। सपोज आपने कोई ऑफेंस कर दिया तो आपको बिल्कुल जेल में डाला जाएगा। ठीक है। आपको वहाँ पर राइट टू लाइफ डिप्राइव किया जाएगा। कैसे डिप्राइव किया जाएगा? जो भी प्रोसीजर लॉ में फॉलो उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। वहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मेरे को राइट टू लाइफ था, मेरे को जेल में आप कैसे बंद कर सकते? आपने ऑफेंस किया सर, आपका जेल में बंद करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में। ठीक है। आर्टिकल 21 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट द अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। ये प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की लैंग्वेज। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। ठीक है। एक्सपांड करते हुए आर्टिकल 21 बताता है कि राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ में राइट टू प्राइवेसी भी इंक्लूड है। ठीक है। राइट टू एजुकेशन भी इंक्लूड है। ठीक है। केस पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में डिफाइन किया गया था इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ठीक है। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी बहुत ही इंट्रिंसिक पार्ट है किसी भी पर्सन की लाइफ का, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड प्राइवेसी इंक्लूड प्रोटेक्शन ऑफ द पर्सनल डेटा। आपका पर्सनल डाटा भी प्रोटेक्ट होना चाहिए, आपके बैंक में कितना बैलेंस है आपको क्या होना चाहिए, किसी और को नहीं पता होना चाहिए। अगर आपने देखा होगा, अगर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 जो बनाया गया था उसका सेक्शन नंबर 8 में ना एक्सेप्शन गिवन है कि कौन कौन सा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बताता है कि हम गवर्नमेंट से इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। ठीक है। बट सेक्शन 8 ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में गिवन है कि हम गवर्नमेंट से कौन कौन से इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते। तो उसमें एक पॉइंट गिवन है किसी भी पर्सन के आप पर्सनल डाटा के बारे में नहीं मांग सकते। गवर्नमेंट से आप आरटीआई फाइल करके ये नहीं बोल सकते मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है मेरे को बताओ, गवर्नमेंट नहीं बताएगी आपको क्योंकि वो किसी पर्सन के पर्सनल डाटा के बारे में। ठीक है। तो वो राइट टू लाइफ यहाँ आर्टिकल नंबर 21 से वो एक्सेप्शन अराइज होता है सेक्शन 8 ऑफ द आरटीआई एक्ट में। ठीक है। तो प्राइवेसी इंक्लूड पर्सनल डेटा, ऑटोनॉमी इन द पर्सनल डिसीजन एंड द फ्रीडम ऑफ द सर्विलेंस। राइट टू एजुकेशन, मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1992 की जजमेंट। एजुकेशन हेल्ड टू बी अ फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 29। आर्टिकल 21 में एजुकेशन भी राइट टू लाइफ में इंक्लूड होता है। मतलब एक अच्छी लाइफ के लिए आपको एक अच्छा एजुकेशन भी चाहिए, तो इसलिए राइट टू लाइफ में ही राइट टू एजुकेशन में इंक्लूड होता है। और अच्छा जो लाइफ होना चाहिए वो क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको अच्छी लाइफ दी जा रही है तो कैसे भी तरीके की लाइफ दी जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही फेमस केस है। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 का केस है। गवर्नमेंट लिंक द राइट टू लाइफ विद द राइट टू पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू लाइफ में राइट टू लिव विद द डिग्निटी। ठीक है। ये भी आना चाहिए। मतलब फ्रांसिस कॉर्लियल मुलिन वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1981 का केस। सुप्रीम कोर्ट ने बताया था राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू लिव विद डिग्निटी। ठीक है। इज्जत सम्मान के साथ आपको रखा है, ये नहीं आपके साथ रोज गलत हो रहा है। ठीक है। रह रहे हो बट आपके साथ गलत हो रहा है। ठीक है। आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा नहीं किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अदर रिकॉग्नाइज राइट अगेंस्ट क्रूअल पनिशमेंट। ठीक है। राइट टू शेल्टर, आपको रहने का भी अधिकार है, आपको निकाला नहीं जाएगा घर से। ठीक है। ये कुछ राइट्स हैं आर्टिकल 21 में इंक्लूड होता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे लिखना है फ्रीडम ऑफ द प्रेस के ऊपर। ठीक है। फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर हमने देखा आर्टिकल 19(1) बात करता है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में। स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब आप बोल सकते हो लिख के, ठीक है, या फिर मुंह से बोल सकते हो। बोलने के साथ साथ नहीं बोलने का भी अधिकार है। तो प्रेस का राइट, ठीक है, प्रेस का राइट मतलब होता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है। दैट आर नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन जुडिशरी हैज रिकॉग्नाइज्ड टू प्रेस द फ्रीडम एसेंशियल डेमोक्रेसी। मतलब आप क्या कर सकते हो, कुछ न्यूज़पेपर प्रेस कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप मैगजीन प्रेस कर सकते हो। ठीक है। ये सारा कुछ आपका आर्टिकल 19(1) में इंक्लूड होता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। बट रिस्ट्रिक्शंस हमने देखा था ऑलरेडी 19(1) में 19 सबसेक्शन 2 में रिस्ट्रिक्शंस भी गिवन है कि आप मॉरलिटी, डिसेंसी, ये सारी चीज़ें प्रेस नहीं करोगे। किसी को डिफेम करते हुए ये चीज़ प्रेस नहीं करोगे। इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस ऐसा कुछ प्रेस नहीं करोगे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये सारी चीज़ें आप नहीं प्रेस करोगे। ठीक है। सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में कुछ नहीं प्रेस करोगे। पब्लिक ऑर्डर, डिफेंस, मॉरलिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं होना चाहिए प्रेस में। ठीक है। बैनर्ड कॉलेमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1973 का है। स्ट्रक डाउन द रिस्ट्रिक्शन ऑन द न्यूज़पेपर एक्सपेंशन अफर्मिंग दैट फ्रीडम ऑफ द प्रेस कैन नॉट बी कर्टल्ड बाय द इनडायरेक्ट मीन्स। ठीक है। मतलब रिस्ट्रिक्शंस ऐसा नहीं लगाओगे न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग पे कि न्यूज़पेपर क्या कर सकते अपना एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपनी जो भी उनको एक्सप्रेस करना है। ठीक है। उनको फ्रीडम, उनका जो भी फ्रीडम है एक्सप्रेस करने, उसको आप कर नहीं सकते, कर्टल्ड नहीं कर सकते। ठीक है। रोक नहीं लगा सकते उसके ऊपर। सकल पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1962 की जजमेंट है। इनवैलिडेट दैट लॉ रिस्ट्रिक्टेड न्यूज़पेपर सर्कुलेशन एम्फसाइज द प्रेस फ्रीडम एज ए इंटीग्रल पार्ट। ठीक है। आप इसमें क्या था कि न्यूज़पेपर सर्कुलेशन को आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, न्यूज़पेपर बिल्कुल सर्कुलेट किया जाएगा।
स्कोप ऑफ द फ्रीडम ऑफ द रिलीजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, हमने अभी देखा आर्टिकल नंबर 25 एंड से लेकर 28 तक शायद बात करता है। हाँ राइट, आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक बात करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब आप अपने रिलीजन को फ्रीली क्या कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, ठीक है, मेंटेन करके रख सकते हो। आप अपना मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे खोलना चाहते हो तो खोल सकते हो, ठीक है, खुद का एजुकेशन कॉलेज खुद का या फिर खुद का कॉलेज स्कूल खोल सकते हो, ठीक है। ये आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक बात करता है। आर्टिकल नंबर 25 बात करता है कि फॉलो एंड प्रमोट द ऑन रिलीजन। आर्टिकल 25 बात करता है कि अपना खुद का रिलीजन धर्म फॉलो कर सकते हो और उसको प्रमोट कर सकते हो। guarantee the freedom of conscience, right to freely profess, practice and propagate the religion subject to the public order, morality, health and fundamental right को देखते हुए चीजें करना है। आर्टिकल 26 बात करता है कि मेंटेन कर सकते हो आप इंस्टीट्यूशन फॉर द रिलीजियस पर्पस, रिलीजियस पर्पस के लिए इंस्टीट्यूशन मेंटेन कर सकते हो, मतलब आप क्या कर सकते हो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे खोल सकते हो, आप स्कूल कॉलेज खोल सकते हो अपने रिलीजियस से रिलेटेड, ठीक है। आप प्रोवाइड रिलीजियस डिनोमिनेशंस एंड राइट टू मैनेज देयर अफेयर्स ऑन द प्रॉपर्टी, खुद मंदिर के नाम पे प्रॉपर्टी, मस्जिद के नाम पे प्रॉपर्टी, गुरुद्वारे के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, ठीक है। आर्टिकल नंबर 27 बात करता है कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा अगर आप चैरिटी पर्पज से सारा कुछ कर रहे हो, गवर्नमेंट भी आपसे टैक्स नहीं लेगी, ठीक है। प्रोहिबिट द कंपल्सरी टैक्सेशन फ्रॉम द प्रमोटिंग एनी रिलीजन। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 28 बात करता है नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन द गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट, मतलब ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है, ऐसा कोई स्कूल कॉलेजेस है जहाँ पे गवर्नमेंट फंड दे रही है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है फाइनेंशियली, वहाँ पे आप कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे, ठीक है। स्कूल में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में, ठीक है, कोई भी ऐसी किताब नहीं पढ़ाई जाएगी जो किसी रिलीजियस को प्रमोट करती है, कोई भी आप रामायण या फिर कोई भी कुरान वगैरह ऐसी किताबें वहाँ पे नहीं पढ़ाई जाएगी, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट कॉलेजेस में, ठीक है। तो आर्टिकल 28 वही बात करता है प्रोहिबिट द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन द स्टेट फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। कुछ केस लॉ SR बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 की जजमेंट्स में बताया गया, तो सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाई किया सेकुलरिज्म इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सबको पता है, इंश्योरिंग दैट स्टेट डज नॉट फेवर, स्टेट फेवर नहीं करेगा एंड डिस्क्रिमिनेट भी नहीं करेगा। शेड्यूल मोटर केस 1954 का केस है डिफाइन द रिलीजन ब्रॉडली फोकसिंग ऑन द बिलीफ एंड प्रैक्टिस इंटीग्रेट टू द रिलीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अयोध्या केस 2019 का है, सबको पता है, अपहेल्ड द सेकुलर प्रिंसिपल व्हाइल रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग द रिलीजियस सेंटिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12 बात करता है रिजर्वेशन पॉलिसी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजर्वेशन पॉलिसी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने देखा कि आप क्या कर सकते हो, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ये तो हमें पता है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन किसके बेसिस पे, वहाँ पे ना आर्टिकल नंबर 15 में ना एक वर्ड लिखा हुआ ओनली, ओनली मतलब आप सिर्फ इस ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, इस ग्राउंड के अलावा किसी और ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो। सपोज वहाँ पे लिखा हुआ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन 5 ग्राउंड पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, इसके अलावा कोई भी ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन कर सकते। सपोज मेरे को क्या करना है, सब सेम एग्जाम्पल, अपनी ऑफिस के लिए एम्प्लॉय हायर करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, डिस्क्रिमिनेशन कर सकता हूँ। जो एमकॉम वाले लोग होंगे उनको मैं ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा, जो बीकॉम वाले लोग उनको मैं कम प्रेफरेंस दूंगा, बट हाँ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स के बेसिस में मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती कि भाई वो बंदा काला है उसको नहीं दूंगा, जो लड़की है उसको मैं पहले हायर करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ जो मेरे गांव का रहने वाला होगा उसको मैं जल्दी हायर करूंगा, ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है। आर्टिकल 15(4) वही बात करता है अलाउ द स्पेशल प्रोविजन फॉर द स्पेशली, ठीक है, रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। द रिजर्वेशन पॉलिसी एम्स टू अपलिफ्ट द जो सोशली या फिर एजुकेशन बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, SC ST OBC के जो लोग हैं, उनको अपलिफ्ट करने के लिए ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 15(4) एंड आर्टिकल 16(4) ये लाया गया था, ठीक है। 16 बात करता है इक्वालिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, गवर्नमेंट सरकारी जॉब्स है, ठीक है, उनमें क्या होगा, इक्वालिटी की जाएगी, ठीक है, सबको समान दिखा जाएगा, बट वहाँ पर एक्सेप्शन है, SC ST OBC के लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ छूट दे सकते हैं, रिहाइश कर सकते हैं। सोसाइटी में सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास के लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए कुछ प्रोविज़न बनाए गए। आर्टिकल 4 में कुछ प्रोविजंस है, लाइक स्पेशल प्रोविजन फॉर द SC ST एंड OBC के लिए, ठीक है। 16(4) में एनेबल द रिजर्वेशन इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो SC ST और OBC है, ठीक है, उनके लिए कुछ रिजर्वेशन पॉलिसी बनाई गई है, ठीक है, उनके लिए सीट अलग से अलॉट की गई है। आर्टिकल 46 में डायरेक्ट्स द स्टेट्स टू प्रमोट द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। जो डिस्प्लेशन इंटरप्रिटेशन कुछ जजमेंट्स हैं, लाइक इंदिरा सोने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 की जजमेंट है, इंदिरा सोने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में बताया गया था कि अपहेल्ड 27% रिजर्वेशन फॉर द OBC कैटेगरी के लिए, और नया कंसेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था क्रीमी लेयर प्लस नॉन क्रीमी लेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है PL के बारे में। PL जब होता है, जब लार्ज नंबर ऑफ द पब्लिक अफेक्ट होती है किसी एक्शन से, तो हम PL फाइल करते हैं, मतलब उस लार्ज नंबर ऑफ द पर्सन के अगेंस्ट एक सिंगल एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल हो रही है, उस एप्लीकेशन करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PL अलाउ एनी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन टू अप्रोच द जुडिशरी टू एड्रेसिंग द इशू अफेक्टिंग द पब्लिक एट लार्ज, स्पेसिफिकली मार्जिनलाइज द सेक्शन,
enable the judicial access for the poor and disadvantaged लोगों के लिए, expand the role for the judiciary to ensuring the constitutional right. हुसैन आरा खातून से स्टेट ऑफ बिहार में डिसाइड किया था. highlighted the plight under trial prisoners and lead to the reform the criminal justice. And Vishaka versus State of Rajasthan, again Vishaka जो guidelines to address the sexual harassment at the workplace, इसके लिए 1987 की जजमेंट है. ठीक है. कुछ पॉजिटिव अचीवमेंट्स लाइक एड्रेस द इन्वायरमेंटल इशू हमने एड्रेस का हमसे बताया यूनियन ऑफ इंडिया में. और कुछ पिटफॉल्स भी हैं पीआईएल के, लाइक रिस्क ऑफ मिसयूज ऑफ द पर्सनल और पॉलिटिकल मोटिव के लिए कई बार लोग यूज़ कर सकते हैं. फ्रिवलेस केस भी कई लोग फाइल करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द फंडामेंटल लॉ. फंडामेंटल लॉ से आप क्या समझते हैं. फंडामेंटल लॉ रेफर टू कोर लीगल फ्रेमवर्क जो कि आपको बेसिक फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में गिवन है कि की फीचर्स क्या है फंडामेंटल लॉ के. फंडामेंटल राइट मतलब आपका बेसिक स्ट्रक्चर जहाँ से लॉ जहाँ से पावर मिलती है लोगों को. मैं भी हो सकता हूँ, गवर्नमेंट भी हो सकती है. ठीक है. स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट लाइक एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव, ये क्या फंडामेंटल लॉज हैं. ठीक है. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते हैं. फंडामेंटल लॉ क्या बताते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेफ गार्ड करते हैं फंडामेंटल राइट के, सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स के, उनकी ड्यूटीज़ के बारे में बताते हैं. ठीक है. जितने भी लॉ हैं इंडिया में उनका जो सबका ओरिजिन, जो सोर्स है वो फंडामेंटल लॉ ही है. व्हाट इज द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, हम डिस्कस कर चुके हैं. फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जहाँ पे डुअल पावर होती है, पावर डिवाइड की जाती है, उसे कहते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. व्हाट डू यू मीन बाय द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक सिस्टम है जहाँ पे एग्जीक्यूटिव ब्रांच डिराइव द अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द लेजिस्लेटिव पावर. ठीक है. एग्जीक्यूटिव कहाँ से अपनी अथॉरिटी ड्राइव करती है, लेजिस्लेटिव पावर से. सपोज बहुत सारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है, पासपोर्ट डिपार्टमेंट, एमसीए डिपार्टमेंट, ये सारी अपनी पावर कहाँ से डिराइव करते हैं, लेजिस्लेटिव से, लॉ से डिराइव करते हैं. ठीक है. एंड द गवर्नमेंट इज रन बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हु आर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. की फीचर क्या है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का लेजिस्लेटिव कंट्रोल होता है. एग्जीक्यूटिव क्या होता है, लेजिस्लेटिव को अकाउंटेबल होता है. पावर को डिवाइड कर दिया गया एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव में, जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड है. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों की. मेजोरिटी रूल्स, प्राइम मिनिस्टर टाइपिकली लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन सेकुलर के बारे में डिस्कस कर दिया कि हर एक सिटीजन को अपने अपने धर्म, जाति को फॉलो करने, धर्म को, रिलीजियस को फॉलो करने का, प्रमोट करने का, प्रिजर्व करने का राइट है. ठीक है. और स्टेट किसी भी रिलीजन को प्रमोट एंड डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा. नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द राइट टू प्रॉपर्टी. राइट टू प्रॉपर्टी मतलब इंडिविजुअल का लीगल राइट है. ठीक है. फंडामेंटल राइट भी था. ठीक है. बट अब नहीं है. 91F में यह राइट गिवन था कि पर्सन क्या कर सकता है, कोई भी प्रॉपर्टी को ओन कर सकता है, यूज़ कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, डिस्पोज ऑफ कर सकता है. बट ये जो राइट है 91F में, इसको रिमूव कर दिया गया 44th अमेंडमेंट 1978 के थ्रू. ये रिमूव कर दिया गया राइट टू प्रॉपर्टी का. क्यों कि अगर गवर्नमेंट को वेलफेयर का काम करना होता था, रोड ब्रिज डेवलपमेंट का काम करना होता था, अगर किसी की प्रॉपर्टी बीच में आ रही होती तो उसको तोड़ना पड़ता था. बट पर्सन क्या कहता था कि मेरे पास फंडामेंटल राइट है, आप मेरी प्रॉपर्टी को कैसे तोड़ सकते हो. तो फंडामेंटल उस डेवलपमेंट के लिए, उस वेलफेयर के लिए वो जो राइट है, वो फंडामेंटल राइट है 91F का, उसको रिमूव किया गया 44th अमेंडमेंट के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स. ठीक है. जो अब वो राइट जो आर्टिकल नंबर 300A में डाल दिया गया. ठीक है. सिग्निफिकेंस में प्रॉपर्टी जो भी वेलफेयर का काम था गवर्नमेंट का, वो नहीं हो पा रहा था उसको करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमबल गिव्स अ डायरेक्शन पर्पस टू कॉन्स्टिट्यूशन. प्रेमबल क्या करता है, डायरेक्शन देता है एंड पर्पस देता है कॉन्स्टिट्यूशन को. बिल्कुल सही बात कही. प्रेमबल जो है एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, एक कोर पार्ट है, एक फीचर पार्ट है. इसमें सारा पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का कंक्लूजन गिवन है. ठीक है. प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टार्टिंग में आता है, आउटलाइन करता है, प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिव बताता है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का. ठीक है. इट सेट ऑफ टोन फॉर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिफ्लेक्ट द विजन शो करता है कॉन्स्टिट्यूशन का. ठीक है. कुछ एलिमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का. कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल की जो लाइन है स्टार्ट कहाँ से होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. तो उसके बारे में बताया गया. सोवरेन मतलब इंडिया एक इंडिपेंडेंट है. ठीक है. इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है. सोशलिस्ट मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये फोकस किस पर करता है, सोशल इकोनॉमिक इनक्वालिटी पे, ताकि वेल्थ डिस्पैरिटी, अमीर हो रहा है, गरीब हो रहा है, उसको रिमूव करने के लिए. सेकुलर मतलब किसी भी रिलीजन को आप फॉलो कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं. डेमोक्रेटिक मतलब यहाँ पे जो गवर्नमेंट को हम चुनते हैं, इलेक्ट हम करते हैं, इलेक्टिव का जो राइट होता है वो सिटीजन के पास होता है. रिपब्लिक मतलब हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड नॉट हेरिडेटेड, मतलब जो स्टेट का जो गवर्नमेंट है, चीफ मिनिस्टर है, उसको इलेक्ट किया जाता है, इसे कहते हैं रिपब्लिक. गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का गोल क्या है, जस्टिस करना, लिबर्टी करना. जस्टिस किसका, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस सारी सिटीजन को. लिबर्टी मतलब वो थॉट एक्सप्रेशन बिलीव को शो कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है. इक्वालिटी आर्टिकल 14 में गिवन, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द एवरीवन. फ्रेटर्निटी मतलब आप प्रमोट कर सकते हो यूनिटी एंड सेंस ऑफ द ब्रदरहुड अमंग द ऑल द सिटीजन, भाईचारा निभा सकते हो. रोल ऑफ द पीएमएल का रोल क्या, पर्पस, कॉन्स्टिट्यूशन को एक पर्पस देता है. इंटरप्रिटेशन टूल दिया जाता है. कई बार अगर आप कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं समझ आता, हम एज अ इंटरप्रिटेशन टूल भी ऐसा ले सकते हैं प्रीएम्बल को. एंड रिफ्लेक्ट करता है एस्पिरेशन, मतलब विजन शो करता है. केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 की जजमेंट है कि फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं किया जाता, बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं किया जा सकता.
प्रीएम्बल बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल नंबर 51 में कुछ ड्यूटीज गिवन है। अगर आपको कुछ राइट गिवन है आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 19 में कुछ अगर राइट गिवन है सिटीजन को तो कुछ ड्यूटीज भी गिवन है। बट जो ड्यूटीज है वो 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग है। बट जो ड्यूटीज है वो ऑब्लिगेटरी नहीं है, मतलब करना है ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। और ये नॉन इन्फोर्सिबल है, ठीक है, मतलब लीगली इन्फोर्सिबल कोर्ट में नहीं है। ड्यूटी क्या क्या है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना है, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट देना है, ठीक है, चेरिश करना, फॉलो करना है नोबल आइडियाज एंड फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल्स को क्या करना है, चेरिश करना, प्रोटेक्ट करना है आपको सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, डिफेंड करना है कंट्री को। अगर वॉर के टाइम पे अगर आपकी जरूरत हो, सिटीजन की भी जरूरत हो, आर्मी के साथ साथ सिटीजन की भी जरूरत हो, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप क्या करोगे, डिफेंड करने जाओगे वहाँ पे। प्रमोट करोगे हार्मनी एंड कॉमन ब्रदरहुड अमंग द सिटीजनशिप में, सारे लोगों के बीच में आप भाईचारा मेंटेन करके रखोगे, मिलजुल के रहोगे, प्यार मोहब्बत से रहोगे सारे लोग। वैल्यू करोगे, प्रिजर्व करोगे रिच एंड हेरिटेज इंडिया कल्चर को, ठीक है। आप प्रोटेक्ट करोगे, इंप्रूव करोगे नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ को आप प्रोटेक्ट, प्रिजर्व, प्रमोट करके रखोगे। डेवलप करोगे साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। सेफ गार्ड करोगे पब्लिक की प्रॉपर्टी को, सरकारी प्रॉपर्टी, लाइक रेलवे, गवर्नमेंट के जो भी डिपार्टमेंट है, पार्क हैं, या फिर गवर्नमेंट के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, गवर्नमेंट के जो भी रिसोर्सेज आप उसको प्रोटेक्ट करोगे, ठीक है। वायलेंस नहीं करोगे, लड़ाई झगड़ा मारपिटाई नहीं करोगे। स्ट्राइव टू एक्सलेंस इन ऑल द स्फीयर ऑफ द इंडिविजुअल्स, इंश्योर दैट द चिल्ड्रन जो है 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन मिल पाए, वो भी फ्रीली, ठीक है। ये सारा कुछ क्या है, ड्यूटीज़ है 15(1)A में, ठीक है। राइट के साथ साथ आपकी ड्यूटीज़ भी। डॉक्ट्राइन ऑफ डबल जियो पार्टी, डबल जियो पार्टी एक डॉक्ट्राइन है जिसमें बताया गया आर्टिकल नंबर 20 में डबल जियो पार्टी के बारे में गिवन है। आर्टिकल नंबर 20 बात करता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट द क्रिमिनल लॉस, मतलब डबल जियो पार्टी मतलब एक पर्सन को सेम ऑफेंस के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती, ठीक है। इंडिविजुअल फ्रॉम बीइंग प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फ्रॉम मोर देन वंस फॉर द सेम ऑफेंस के लिए किसी पर्सन को 2 बार सजा नहीं हो सकती। पर्सन कैन नॉट बी ट्राइड अगेन फॉर द सेम ऑफेंस इफ दे आर ऑलरेडी, जिसको उसको ऑलरेडी उस सजा जो उसने गलती की उसके लिए उसको सजा मिल चुकी है, ठीक है। पर्पस ये था इस डॉक्ट्राइन का, डॉक्ट्राइन ऑफ डबल जियो पार्टी का जो पर्पस ये था कि प्रिवेंट करना हरासमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, हरासमेंट को प्रिवेंट किया जाए एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ लीगल प्रोसेस का मिसयूज ना हो। एक केस लो है मकबूल हसन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1953 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कॉन्फिस्केशन ऑफ द गुड्स बाय द कस्टम अथॉरिटीज डिड नॉट अमाउंट, मतलब कॉन्फिस्केशन किया आपने गुड्स का, कस्टम अथॉरिटी ने आपको क्या कर लिया, प्रोसिक्यूशन किया, ठीक है। प्रोसिक्यूशन करने के बाद आप दोबारा कोर्ट में गए तो आपने बोला कि भाई कस्टम अथॉरिटी ने मेरे को तो ऑलरेडी प्रोसिक्यूट कर लिया, मेरे को दोबारा कोर्ट में क्यों लाया गया, मेरे को दोबारा सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ कस्टम अथॉरिटी ने आपको प्रोसिक्यूट किया था, यहाँ पे जो ट्रायल होगा तो कोर्ट में ही किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स एंड डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स एंड डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। पहले जो डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी आता है, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी बात करता है कि सपोज कोई भी कानून, कोई भी एक्ट का कोई भी पार्ट अगर इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट से, तो उस कानून का वो पार्ट क्या कर दिया जाएगा, एक्लिप्स हो जाएगा। एक्लिप्स हो जाएगा मतलब एग्जिस्ट तो करेगा बट इन्फोर्स नहीं होगा, ठीक है, उसका कोई रेलेवेंस नहीं रहेगा, वो एक्लिप्स हो जाएगा। अगर उसको एक्लिप्स करने से बाकी सारा जो लॉ है वो स्मूथली चल सकता है तो वो पार्ट एक्लिप्स हो जाएगा एंड उसको स्मूथली चलाया जाएगा। ये कहा जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी में, ठीक है। और डॉक्ट्राइन और एक्लिप्स बताता है अगर वो पार्ट हटाने से वो पूरा लॉ ही वॉइड हो जाता है, वो पूरा लॉ ही फंक्शन करना बंद कर देता है, ठीक है। उस सेक्शन को हटाने से सारे सेक्शन आपस में इंटरकनेक्टेड थे, इस वजह से उस सेक्शन को हटाने से सारे एक्ट, सारे सेक्शन जो है वो काम करना बंद कर दिए, उनका जो रेलेवेंस है वो खत्म हो गया। तो उस पूरे लॉ को, उस पूरे कानून को, उस पूरे एक्ट को क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, वॉइड कर दिया जाएगा एज अ होल, ठीक है। सपोज आरटीआई एक्ट है, आरटीआई एक्ट का सेक्शन नंबर 8 है, वो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। फंडामेंटल राइट से क्या है, इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, वो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करता है, ठीक है। अगर उस एक्ट को हटाने से बाकी सारे एक्ट प्रॉपर चल सकता है, सारे सेक्शन प्रॉपर काम कर सकते हैं, तो उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है, उसको एक्लिप्स कर दिया जाएगा, ठीक है, रहेगा बट एग्जिस्ट नहीं करेगा, एनफोर्स नहीं होगा, ठीक है। अगर वो उसको हटाने से, उस पार्ट को हटाने से अगर वॉइड इनसेपरेबल है, वो इनसेपरेबल, उसको हटाया नहीं जा सकता, हटाया तो सारा लॉ वॉइड हो जाएगा, तो पूरे उस लॉ को ही हम क्या कर देंगे, वॉइड मान लेंगे, द होल लॉ शैल बी स्टैंड वॉइड, ठीक है। तो ये डॉक्ट्राइन, दो डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, ठीक है। आर्टिकल नंबर 13 बात करता है पास्ट लॉ अगर कोई है, ठीक है, कोई भी पास्ट लॉ है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन 1949 से पहले से कोई लॉ है, सपोज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, ठीक है। तो ये जो लॉ है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, ये जो लॉ है ये कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले से है, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले से कोई लॉ है और फंडामेंटल राइट आने के बाद अगर वो लॉ फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है तो उसको भी हटा दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आर्टिकल 13(2) बात करता है फ्यूचर लॉ
शुड बी इन दी कन्फर्मिटी विद द फंडामेंटल राइट। अगर फ्यूचर में कोई लॉ बनाओगे, फंडामेंटल राइट आने के बाद कोई लॉ बनाओगे, फंडामेंटल राइट्स के कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर इनकंसिस्टेंट है तो उसको हटा दिया जाएगा। ये दो डॉक्ट्राइन है, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स अप्लाई वेयर द प्री कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाइज वेयर द प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ दैट कॉन्फ्लिक्ट विद द फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। द लॉ आर नॉट एंटायरली वॉइड बट द रिमेन डॉर्मेंट ऑन एनफोर्सेबल। उस लॉ को एंटायरली वॉइड या फिर डॉर्मेंट नहीं किया जाएगा, जो वो पार्ट है उसको डॉर्मेंट या फिर एक्लिप्स कर दिया जाएगा, ठीक है। इफ फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेड टू रिमूव द कॉन्फ्लिक्ट द लॉ आर रिवाइव्ड एंड रीगेन। अगर फंडामेंटल राइट को हमने चेंज कर दिया जिसकी वजह से वो जो एक्लिप्स वाला पार्ट है जो रिमूव कर दिया गया था हमने, वो पार्ट अगर वो फिर से इन्फोर्स हो सकता है तो उसको इन्फोर्स कर देंगे, बिल्कुल, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेबिलिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेबिलिटी इंश्योर दैट इफ पार्ट ऑफ द लॉ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कुछ पार्ट ऑफ द लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ओनली दैट स्पेसिफिक पार्ट इज स्ट्रक डाउन, स्पेसिफिक पार्ट को स्ट्रक डाउन कर देगा, रिमेन जो बाकी जो लॉ है रेस्ट ऑफ द लॉ रिमेन वैलिड प्रोवाइडेड इट इज अ सेपरेबल होना चाहिए उस पार्ट से। सेपरेबल नहीं है तो उसको हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द राइट ऑफ द इक्वालिटी बिफोर द आर्टिकल 14 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19(1) ये भी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमने। इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट जो है किसके अगेंस्ट इन्फोर्स किया जाएगा, फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल नंबर 12 स्टेट के अगेंस्ट इन्फोर्स किया जाएगा, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया गया है। कुछ रेमेडीज है यहाँ पे गिवन है आर्टिकल नंबर 32 में, ठीक है। इन्फोर्समेंट फंडामेंटल राइट में इंडिविजुअल कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है, हाई कोर्ट अप्रोच कर सकता है इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। कौन कौन से फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस है, लाइक अगर किसी पर्सन को हैबस कॉर्पस के लिए डिमांड कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट, टू रियलाइज अनलॉफुली किसी पर्सन को डिटेन कर दिया गया अनलॉफुली, उसको छुड़ाने के लिए। मैंडमस मतलब किसी पब्लिक ऑफिशियल्स को अपनी ड्यूटी वो अगर परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको परफॉर्म करवाने के लिए। प्रोहिबिशन मतलब कोई लोअर कोर्ट है जो अपनी जुडिक्शन से बाहर जाके कोई काम कर रहा है तो उसको मना करने के लिए। सर्टियोरी मतलब अगर कोई सबॉर्डिनेट कोर्ट है या फिर सबॉर्डिनेट कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास कर दिया अपनी जुडिक्शन से बाहर जाके उस ऑर्डर को क्वॉश कराने के लिए, कैंसिल करवाने के लिए, ठीक है। कुआ वारंटो कोई पर्सन है जो कि पब्लिक ऑफिशियल गवर्नमेंट के पब्लिक ऑफिशियल की चेयर पर है या फिर ड्यूटी पे है, बट वो हमें नहीं लगता कि वो ओरिजिनली पर्सन वहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, तो उसको अथॉरिटी को उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करने के लिए कोआ वारंटो की जो रेट है ये फाइल कर सकते हैं। उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। एग्जांपल्स कुछ गिवन है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 21 एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 21 बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ मतलब आपके पास राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ मतलब आपको पीसफुली और क्लीन एनवायरमेंट में रहने का राइट है, ठीक है। और इसमें अगेन एक केस आता है एमसी मैथर वर्सेस, जहाँ भी एनवायरमेंट के बारे में बात आए तो एक केस जरूर लिख के आना है, एमसी मैथर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें बताया गया था कि इंडस्ट्री जो कि नियर गंगा रिवर है वो इंस्टॉल करिए पोल्यूशन कंट्रोल मेजर, उनको इंस्टॉल करके रखना है, ठीक है। उनको क्या करना है, पोल्यूट नहीं करना है, इन्वायरमेंट को गंदा नहीं करना है, एयर पोल्यूशन नहीं करना है, ये सारी चीज़ें। सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991 की जजमेंट है। राइट टू क्लीन एनवायरमेंट एंड एयर भी आर्टिकल 21 में इंक्लूड होता है। वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 का जजमेंट है। कोर्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स के बारे में उसमें बताया गया था, ठीक है। टीएन गोदावरन तिरुमुलपड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 की जजमेंट है, ये भी इसमें बताया था। कोर्ट ने फोकस किया था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड रिस्ट्रिक्शन फॉर नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी पे रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए, ठीक है। ये कुछ जजमेंट्स हैं कोर्ट की। नेक्स्ट है सिटीजन शिप अमेंडमेंट एक्ट CAA 2019 क्या है, ये लॉ है विच इज पास बाय द इंडियन पार्लियामेंट टू ग्रांट द इंडियन सिटीजनशिप ग्रांट करना टू द रिलीजियस ऑफ माइनॉरिटी फेसिंग द प्रोसिक्यूशन इन द पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में कोई लोग हैं जो इंडियन सिटीजनशिप का क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, प्रोसिक्यूशन फेस कर रहे हैं, तो उनको सिटीजनशिप देने के लिए लॉ बनाया गया था। अप्लाई टू द 6 रिलीजन पे ये लॉ अप्लाई होता है, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पैरिस एंड क्रिश्चियन पे ये लॉ अप्लाई होता है। बताया गया कि कोई भी इंडिविजुअल एलिजिबल है इफ एलिजिबल टू बी सिटीजनशिप इफ द एंटर्ड इन इंडिया में आया ऑन और बिफोर, ठीक है, दिसंबर 31 2014 से पहले अगर इंडिया में आया तो वो पर्सन अगर हिंदू है, सिख है, बुद्धिस्ट है, जैन है, पैरिस है, ये क्रिश्चियन है, उसको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। बस ये लॉ है, मुस्लिम पे अप्लाई नहीं होता है। ये कॉन्ट्रोवर्शियल बन गया है मार्केट में इसलिए क्योंकि वोलेट करता है सेकुलर प्रिंसिपल को एंड स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी को, कई बार अगेंस्ट जाता है ये एंड, ठीक है। नेक्स्ट इस प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इसको अमेंड नहीं किया जा सकता। केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 की जजमेंट है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं किया जा सकता। कैन अ फंडामेंटल राइट बी वेव बाय द इंडिविजुअल, ठीक है। फंडामेंटल राइट को वेव किया जा सकता है क्या, तो इसके लिए एक ना डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर ऑफ राइट। डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर ऑफ राइट में ये बताया गया अगर किसी पर्सन को अपनी किसी राइट के बारे में नॉलेज थी और वो वॉलंटरी वेव करना चाहता है उस राइट को, तो उसने बोला कि उसमें बोला गया है कि ऑल द राइट एक्सेप्ट द फंडामेंटल राइट कैन बी वेव ऑफ, ठीक है। जितने भी राइट हैं एक्सेप्ट द फंडामेंटल राइट उसको वेव ऑफ किया जा सकता है। इसकी एक जजमेंट है बशेश्वर नाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर, ठीक है। यहाँ पे जजमेंट शायद नहीं गिवन है,
ठीक है। यहाँ पे अलग एक जजमेंट गिवन है, बहराम वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1955 की जजमेंट है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फंडामेंटल राइट को अगर कोई पर्सन चाहता है कि मेरा राइट टू स्पीच है, ठीक है, या राइट टू फ्रीडम है, राइट, या फिर और डिस्क्रिमिनेशन का जो राइट है, मैं इसको वेव करना चाहता हूँ, तो अपने फंडामेंटल राइट को वेव नहीं कर सकता किसी भी कीमत पर। नो फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी वेव बाय द इंडिविजुअल। What kind of education institutions are prohibited for imparting a religious instruction? ठीक है, हमने देखा था आर्टिकल नंबर 28 में कि अगर कोई गवर्नमेंट एडेड एजुकेशन, ऐसे गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटीज या स्कूल या कोई कॉलेजेस हैं जहाँ पे गवर्नमेंट फंड दे रही है, तो उस कॉलेजेस में आप क्या कर सकते हो, रिलीजियस बुक्स को नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते गवर्नमेंट स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूट में। ठीक है, अगर कोई इंस्टीट्यूशन जो कि स्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट है वहाँ पे भी नहीं दे सकते। अगर कोई प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट मंदिर है, मस्जिद है, तो वहाँ पे आप बिल्कुल पढ़ा सकते हो अपनी रिलीजियस वाली बुक्स। नेक्स्ट व्हाट आर द फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिकल 111 में क्या डिफाइन किया, इंडिया दैट इज अ भारत शैल बी यूनियन ऑफ इंडिया स्टेट। ठीक है, इंडिया को डिफाइन किया आर्टिकल नंबर 1 में। इंडिया मतलब मीन्स पैरा इज सिंगल नेशन मेड ऑफ द मैनी स्टेट से मिलकर एक इंडिया बना हुआ है। ठीक है, और दिखाया गया अगर कोई स्टेट चाहता है कि वो अपना एक अलग कंट्री बनाए, तो स्टेट को अलग कंट्री नहीं बनाने दिया जाएगा, सारे लोग स्टेट मिलकर ही एक नेशन बनाते हैं। इंडिया को एक अलग नाम भी दिया गया भारत, अपने एशियंट हेरिटेज को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए ये नाम दिया गया था भारत। ठीक है, स्टेट को डिसाइड नहीं किया जा सकता, अलग अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक स्टेट चाहती है, अगर केरला चाहती है कि हम अलग होना चाहते हैं, हम अलग अपना कंट्री बनाना चाहते हैं, तो वो ऐसा नहीं बन सकते। कॉन्स्टिट्यूशन गिव मोर पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट अ कंट्री रिमेन यूनाइटेड, सारे लोग फंक्शन मिल के रहे। ठीक है, ये मिल के रहने वाला जो पावर है किसको दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ को इंश्योर करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल नंबर 29 एंड 30 माइनॉरिटी की कल्चर एंड एजुकेशन राइट को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल नंबर 23 बात करता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, आर्टिकल नंबर 23 बात करता है बैन ऑन द ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। फोर्स लेबर मतलब बेगर सिस्टम। ठीक है, लोग भीख मंगवाते हैं, ठीक है, लोगों को इकट्ठा करके, तो इन चीज़ों पे क्या है, एक्सप्लोटेशन नहीं होना चाहिए लोगों का। ठीक है, बैन होना चाहिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 23 बैन ऑन द ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। आर्टिकल नंबर 24 प्रोहिबिट द चाइल्ड लेबर नहीं करोगे आप। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आर्टिकल 23 किसके बारे में बात करता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बाय द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द पीपल, लोगों को खरीदना बेचना, फोर्स लेबर को खरीदना बेचना। ठीक है, अनपेड लेबर जिसको बेगर बोला जाता है। ठीक है, नो पर्सन कैन बी फोर्स टू वर्क विदाउट बीइंग पेड फेयरली। ठीक है, मतलब किसी को बिना पैसे दिए आप काम करवा रही है, ये भी एक तरीके का फोर्स लेबर है। ठीक है, इसका ये नहीं होना चाहिए, एक्सप्लोटेशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 24 बात करता है कोई भी बच्चा है जिसकी उम्र 14 साल तक है, कम है, उससे उसको हजारियस इंडस्ट्रीज में काम नहीं करवाया जाएगा उससे। वेडनेसबरी एंड प्रोपोर्शनलिटी प्रिंसिपल, वेडनेसबरी प्रिंसिपल बात करता है अगर किसी गवर्नमेंट के अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर दिया है, तो उसके पीछे एक रैशनल होना चाहिए, उसके पीछे एक रैशनल पर्सन होना चाहिए। अगर उसके पीछे कोई रैशनल पर्सन नहीं है तो उस ऑर्डर को वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, एक केस है एसोसिएटेड प्रोविंशियल पिक्चर हाउस वर्सेस वेडनेसबरी कॉर्पोरेशन में, इसमें बताया गया था कि डिसीजन मेड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज अनरीजनेबल कर दिया जाएगा इफ नो रैशनल पर्सन वुड हैव मेड द सेम डिसीजन। अगर किसी रैशनल पर्सन ने डिसीजन नहीं दिया तो उसको अनरीजनल माना जाएगा। एग्जांपल दिया गया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने उसने रिफ्यूज कर दिया लाइसेंस को एक्सेप्ट करने से बिना किसी वैलिड रीजन से, तो उसका रिफ्यूजल हम नहीं मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोपोर्शनलिटी प्रिंसिपल, बताता है कि दिस प्रिंसिपल चेक इफ एक्शंस टेकन बाय द गवर्नमेंट बैलेंस द राइट ऑफ द पीपल एंड गोल ऑफ द स्टेट। ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट एक्शन लिया है तो वो लोगों पीपल के राइट के फेवर में होना चाहिए एंड गोल ऑफ द स्टेट से अलाइन होना चाहिए। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 14 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिकल नंबर 14 में हमने देखा था कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन होना चाहिए। रीजनेबल क्लासिफिकेशन मतलब सपोज हमें किसी को हायर करना है अपनी कंपनी में, तो हम रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि हम मेरे को बीकॉम वाला पर्सन ही चाहिए, मेरे को क्या कहते हैं एमकॉम वाला पर्सन ही चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं लोगों को, ठीक है, ग्रुप में। ठीक है, बट हम क्या करेंगे, हम उनको इक्वालिटी मतलब फेवर नहीं करेंगे या फिर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे किसी दो पर्सन के बीच में। ठीक है, और अगर प्रोटेक्शन देना या फिर ट्रीटमेंट देना, सबको इक्वल प्रोटेक्शन और ट्रीटमेंट दिया जाएगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19(1)A ये भी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। सुप्रीम कोर्ट रूल इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें ऑलरेडी इंक्लूड होता है कि अगर आपको राइट टू लाइफ है तो राइट टू लाइफ बिल्कुल क्लीन एनवायरमेंट एंड क्लीन वाटर के थ्रू होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का राइट है। अगेन फंडामेंटल MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अगेन ये जजमेंट आपको लेके आनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमोशन ऑफ इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी, आपको इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए आर्टिकल 51 बात करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट करता है गवर्नमेंट को प्रमोट करना है पीस फ्रेंडली रिलेशन विद द नेशन, बाकी कंट्री के साथ आप शांति बना के रखना है, फ्रेंडली रिलेशन बना के रखना है, रिस्पेक्ट करना है इंटरनेशनल लॉज को, सपोर्ट करना है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को लाइक WTO, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, इन सबको क्या करना है, आपको रिस्पेक्ट करना है, सपोर्ट करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द फंडामेंटल राइट। बिल्कुल जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास ही है फंडामेंटल राइट को मॉडिफाई करने का, चेंज करने का। वर्ड आर्टिकल नंबर 33 प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट कैन रिस्ट्रिक्ट एंड चेंज द फंडामेंटल राइट ऑफ द मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स के लिए, ठीक है, जो कि पुलिस ऑफिसर्स के लिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए, इनके लिए क्या कर सकता है, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है फंडामेंटल राइट एंड क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल नेक्स्ट क्वेश्चन है अफेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑन द प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के ऊपर अगर कोई लॉ है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले का लॉ है, अगर और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद फंडामेंटल राइट आया, फंडामेंटल राइट का और वो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है वो क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, अगेंस्ट जा रहे हैं फंडामेंटल राइट के, तो उसको हटा दिया जाएगा उस लॉ को। सेफ गार्ड अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन। आर्बिट्री अरेस्ट मतलब किसी भी पर्सन को आर्बिट्री विदा ट्रायल के, बिना उसका जज की सुनवाई के उसको कोर्ट में बंद कर देना, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्बिट्री अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 सेफ गार्ड के बारे में बताया गया था कि पर्सन जो कि लाइकली टू कमिट एन ऑफेंस है, ठीक है, कि वो पर्सन कमिट ऑफेंस कर सकता है, ठीक है, आप इस बेसिस पे उसको क्या करते हो, जेल में डाल दे रहे हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो उस केस में उसको क्या दिया जाएगा, राइट दिया जाएगा। किस चीज़ का राइट दिया जाएगा कि उसको सबसे पहले उसको पता होना चाहिए, राइट टू नो दिस रीजन, उसको रीजन पता होना चाहिए कि मेरे को अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, ठीक है। ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कॉपी उसको दी जाएगी, साथ में उसको राइट दिया जाएगा कि अपने हिसाब से आप लॉयर को कंसल्ट कर सकते हो, साथ में 24 आवर्स के अंदर अंदर, ठीक है, 24 आवर प्लस ट्रेवल टाइम के अंदर अंदर उसको कोर्ट में प्रेजेंट किया जाएगा। ये 3 राइट दिया जाएगा किसी पर्सन को हम आर्बिट्री अरेस्ट कर रहे हैं तो। नेक्स्ट व्हाट आर द एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ पेनलाइज द एक्शन दैट वर लीगली एट द टाइम ऑफ दे वर परफॉर्म्ड, ठीक है। पेनलाइज द एक्शन दैट वर लीगल एट द टाइम ऑफ परफॉर्म, ठीक है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस मतलब हम क्या कर रहे हैं, पेनलाइज कर रहे हैं किसी पर्सन को, ठीक है, जो पर्सन ने कोई एक्ट किया, वो एक्ट क्या था, लीगली क्या था, पेनलाइज था उस टाइम पे, ठीक है, उसे कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस। क्या हो गया, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जिसने कोई क्राइम किया है, ठीक है, बट अभी के सपोज किसी पर्सन ने कोई क्राइम किया है, अभी के टाइम पे सिगरेट पीना क्राइम नहीं है, इंडिया में सिगरेट पीना क्राइम नहीं है। सपोज आज आपने कोई सिगरेट पी और 2 हफ्ते बाद कोई लॉ आया कि अब से सिगरेट पीना क्राइम है, क्या 2 हफ्ते पहले जितने भी लोगों ने सिगरेट पी थी क्या उनको उस लॉ में पनिशमेंट दी जाएगी? तो आर्टिकल नंबर 20 बात करता है कि जो कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्रिमिनल लॉस के बारे में बात करता है, ठीक है, जिसमें एक्सपोज फैक्टर लॉस, डबल जियोपार्डी एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में गिवन है आर्टिकल 20 में। तो उस केस में ये प्रोहिबिट करता है एक्सपोज फैक्टर लॉस को, ठीक है, कोई भी ऐसा लॉ जो कि बैक डेट से इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो नो पर्सन किसी भी पर्सन को पनिश नहीं किया जा सकता जो कि उसने ऑफेंस किया था पुराने टाइम में, और पुराने टाइम में वो एक्ट जो था वो ऑफेंस नहीं था, क्राइम नहीं था, ठीक है। आज से 2 साल पहले आपने सिगरेट पी, बट सिगरेट पीना उस टाइम पे अलाउड था, बट आज के टाइम पे अलाउड नहीं है, तो उस 2 साल पुराने वाले एक्ट के लिए आपको आज सजा नहीं सुनाई जाएगी, ठीक है। इसी कहते हैं एक्सपोस्ट फैक्टर लॉस। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करेगी, दोनों मिलकर वेलफेयर का काम करेगी, स्टेट कोलैबोरेशन के साथ काम करेगी, ठीक है, मिलजुल के काम करेगी, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में नहीं सोचेगी, ठीक है। और जो पावर है वो फेडरल स्ट्रक्चर कंट्री का, तो सेंट्रल स्टेट में पावर को डिवाइड कर दिया गया, बट फिर भी दोनों लोग मिलकर काम करेंगे, ठीक है। जैसे जीएसटी आएगा, दोनों मिलकर आया, नीति आयोग, कोविड-19 मैनेजमेंट जो हुआ स्टेट एंड सेंट्रल के कोऑर्डिनेशन के साथ हुआ। क्या ना फंडामेंटल राइट गवर्नमेंट किया सकता है? नहीं, सेम क्वेश्चन है। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि इन्फोर्स नहीं हो पाया, कंप्लीट नहीं हो पाया, इसका जो ऑब्जेक्टिव था रिप्लेस करना जितने भी पर्सनल लॉज हैं रिलीजन से रिलेटेड, हिंदू पर्सनल लॉ, डाइवोर्स से रिलेटेड, मुस्लिम से रिलेटेड जितने पर्सनल लॉ हैं, इनहेरिटेंस एडॉप्शन से रिलेटेड जितने भी पर्सनल लॉज हैं अलग अलग, उनको रिप्लेस करके एक कॉमन लॉ लेके आना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, कॉमन सेट ऑफ लॉज लेके आना, ठीक है। तो ये नहीं लाया गया। आर्टिकल 44 ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी डिफाइन करता है कि स्टेट शैल स्ट्राइव टू इंप्लीमेंट द यूसीसी टू प्रमोट द इक्वालिटी एंड सेकुलरिज्म। स्टेट इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूसीसी इक्वालिटी एंड सेकुलरिज्म को प्रमोट करने के लिए, ये आर्टिकल 44 में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो इसको नहीं ला पाए, ठीक है, किसकी वजह से? लोगों को लगा कि हमारे जो रिलीजन है उसको हम ये कल्चर है उसकी आइडेंटिटी हम लूज़ कर पाएंगे, हम उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे, इस वजह से लोगों ने इसका बहिष्कार किया, लोगों ने कहा कि हम नहीं लाने देंगे सच, इस वजह से ही नहीं लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन कौन से सर्कमस्टांसेस है जहाँ पे फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है, या फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है आर्म फोर्स के लिए किसी भी टाइम पे? तो बताता है
नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे आपके फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है, और जो कि आर्टिकल 352 में मेंशन है। और आर्टिकल 358 बात करता है कि ऑटोमेटिकली सस्पेंशन हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 19 वाला जो फंडामेंटल राइट है, ठीक है, और जो इमरजेंसी होना चाहिए वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रीगेशन की वजह से ही होना चाहिए। आर्टिकल 359 बात करता है प्रेसिडेंट प्रोक्लामेशन इशू कर सकता है सस्पेंड आपके फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करने के लिए, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 को छोड़कर, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 33 बात करता है पार्लियामेंट के पास पावर है कि रेस्ट्रिक्ट कर सकता है एंड मॉडिफाई कर सकता है फंडामेंटल राइट ऑफ द आर्म फोर्सेस, ठीक है, पुलिस ऑफिसर्स, इंटेलिजेंस एजेंसी किसी भी टाइम, ठीक है, डिसिप्लिन एंड एफिशिएंसी एंड ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस को मेंटेन करने के लिए। हु कैन क्लेम फंडामेंटल राइट अगेंस्ट whom फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल ऑलरेडी डिस्कस्ड। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ फेडरलिज्म ऑलरेडी डिस्कस्ड, आर्टिकल 14 डिस्कस्ड, ठीक है, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड 23 एंड 24 ऑलरेडी डिस्कस्ड। कैन अ preamble बी पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी डिस्कस्ड। व्हाट डू यू मीन बाय द माइनॉरिटी ऑलरेडी डिस्कस्ड। ऑलरेडी सारे